जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड सुपर टेट और यूपी टेट में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहीं से बनते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो निश्चित ही आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आता है, चाहे वो यूपी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट, किसी में भी आओ, चाहे वो बिहार टेट, किसी में भी अगर आता है तो बहुत ही आसानी से आप उत्तर को, आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज आर्टिकल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल किसके लिए बने हैं, यानी कि किसके लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। हम पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं कि ए एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे हिंदी में निश्चित अनिश्चित बोलते हैं। लेकिन ये होते क्या है, ये कैसे पहचाने क्या डेफिनेट है क्या इंडेफिनिट आर्टिकल से, तो ये वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है कि हमें बचपन से रटाया गया है कि ए ई आई ओ यू, बचपन में जो हमें टीचर से हम पढ़े हैं वो हमें बता चुके हैं कि ए ई आई ओ यू, जिस वर्ड में स्टार्टिंग में ये लेटर्स अगर दिख जाए, यानी कि इनको स्वर बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो अगर ये जो स्वर लेटर है ए ई आई ओ यू किसी भी वर्ड की, यानी कि शब्द की स्टार्टिंग में अगर ये दिख जाए तो वहां पर एन लगा देना, यही तो बताया गया है। और कॉन्जोनेंट अगर साउंड दिख जाए, यानी कि इन वर्ड्स के अलावा कोई दूसरा लेटर दिख जाए, तो वहां पर हम आ लगा देते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये अगर वर्ड की स्टार्टिंग इन लेटर से होती है, एन लगा देना गलत कॉन्सेप्ट है। बाकी के साथ आ लगा देना, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आ पेन, द पेन। पेन हमारा नाउन है और नाउन से पहले आ का यूज हुआ है। पेन हमारा नाउन है, नाउन से पहले दा का यूज हुआ है। आखिर ये आ पेन और दा पेन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, क्यों आ लगाया जाता है, क्यों दा लगाया जाता है, तो ये सभी बारीकियां आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं नीचे हमारा, देख जैसा कि आप देख सकते हैं वॉवेल कॉन्जोनेंट। वॉवेल कॉन्जोनेंट तो सबको पता होगा कितने लेटर्स होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्जोनेंट्स लेटर कितने होते हैं, ठीक है। लेकिन वॉवेल्स और कॉन्जोनेंट साउंड कितने होते हैं, और यहाँ से निश्चित ही आपको सुपर टेट या यूपी टेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पूरी वीडियो में मैं आपको बारीकी के साथ सरल और आसान भाषा में बताऊंगा, और कुछ अदर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल दोस्तों 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी बातें आप जान चुके हैं, तब भी मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि 2 आर्टिकल होते हैं, यानी कि इनके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन होता है, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें दा होता है। हिंदी में हम इंडेफिनिट को अनिश्चित बोलते हैं और डेफिनिट को निश्चित बोलते हैं। ये सभी चीज़ें आपने अब तक रटी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, ये सभी को आती होंगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अनिश्चित या निश्चित, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल और ये डेफिनिट आर्टिकल होते क्यों हैं, कैसे पहचाने हम कि ये डेफिनिट है ये इंडेफिनिट है, बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ उदाहरण के साथ सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना, अपने देसी अंदाज में, ताकि आपके दिमाग में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जितनी भी समस्या प्रॉब्लम्स है, वो सभी रिजॉल्व हो जाए। कैसे, तो दोस्तों अगर कोई भी नाउन हो, वर्ड हो, सेंटेंस हो, उसको बोलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक स्पीकर और एक लिसनर। यानी कि एक स्पीकर जिस बोलने वाला होता है और लिसनर यानी कि सुनने वाला होता है। इतनी बात समझ में आई। आप कहोगे सर जी आ गई। तो यहाँ पर आ पेन और द पेन का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि एक स्पीकर होता है किसी भी नाउन, वर्ड, सेंटेंस को बोलने के लिए, और एक लिसनर यानी कि सुनने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि मेरी जेब में एक पेन है, तो आप क्या बोलोगे मुझसे, सर यू हैव अ पेन, यही तो बोलोगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या उस पेन के बारे में जो मेरी जेब में रखा हुआ है, ये पॉकेट है और इस पॉकेट में मेरे एक पेन रखा हुआ है, क्या आपको पता है। आप कहोगे सर हमें नहीं पता वो पेन कौन सा है। तो जब बोलने वाला और सुनने वाला, यानी कि बोलने वाला आप बोल रहे सर यू हैव अ पेन, मैं सुन रहा हूं क्योंकि मैं लिसनर हूं, सुनने वाला हूं, आप बोलने वाले हैं। तो जब बोलने वाले यानी कि स्पीकर को
लिसनर यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके पॉकेट में कौन सा पेन रखा है, रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, छोटा है, पतला है, बड़ा है, कैसा है, जब ना पता हो, यानी कि उस स्पीकर को मेरी जेब में जो पेन रखा हो, मेरी पॉकेट में जो पेन रखा हुआ है, उसको नहीं पता कि वो कैसा पेन है, लेकिन बस इतना पता है पेन है, ये नहीं पता कुछ ब्रांड का पेन है, कौन से कलर का पेन है। तो उसने उस कंडीशन में मुझसे बोलेगा सर यू हैव अ पेन, यानी कि सुनने वाले को नहीं पता कौन सा पेन है। भाई आपने मुझसे बोला सर यू हैव अ पेन, क्या आपको पता है मेरी जेब में कौन सा पेन है, मेरी पॉकेट में किस ब्रांड का पेन है, किस कलर का पेन है, नहीं पता। तो उस कंडीशन में ये जो पेन है उसके पहले आ लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास एक पेन है, इसका हिंदी में जो अनुवाद है यू हैव अ पेन, इसका मीन्स हिंदी में ये नहीं है आपके पास एक पेन है, इसका मतलब ये आपके पास कोई सा एक पेन है, कोई सा एक, यानी कि दुनिया में इतने सारे पेन हैं, उनमें से कोई सा ना कोई सा एक आपकी जेब में है एक पेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने सपोज दैट आपको उस पेन को दिखा दिया कि देखो बेटा ये वाला पेन रेड कलर का है, और इस तरीके से आपको पता चल गया, मुझे तो पता ही था, यानी कि लिसनर को तो पता था, सुनने वाले को तो पता था वो पेन कौन सा है। अब मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको उस पेन का कलर, ब्रांड वगैरह सब कुछ पता चल गई। तो उस कंडीशन में अब आप मुझसे बोलोगे सर यू हैव अ पेन, यू हैव द पेन, तो यहां पर ये अब निश्चित हो गया पेन, यानी कि लिसनर और स्पीकर को उस पेन के बारे में पता चल चुका है कि वो किस ब्रांड का है, किस कलर का है ना, किस मोटा है, पतला है, कैसा है, वो सभी चीज़ें आपको पता चल गई। यानी कि जब लिसनर और स्पीकर दोनों को उस वस्तु या उस नाउन के बारे में पता चल जाता है तो वो अब आप पेन नहीं रहा, वो अब द पेन बन चुका है। एक बार ब्रीफली मैं दोबारा मैं आपको रिपीट करके समझा देता हूँ। जैसे आ पेन और द पेन में क्या डिफरेंस है, तो जब बोलने वाला यानी कि जो स्पीकर होता है और लिसनर यानी कि जो सुनने वाला होता है, तो अगर आप मुझसे कहते हो यू हैव अ पेन, तो उस पेन के बारे में मुझे जानकारी है लेकिन आपको नहीं है, तो इसलिए आप पेन से पहले आ लगा रहे हो, जिसका मतलब होता है कोई सा एक पेन, एक पेन नहीं कोई सा एक, कितने सारे पेन है दुनिया में, उनमें से कोई ना कोई एक पेन मेरे पास है, यानी कि मैं सुनने वाला हूं, आप बोलने वाले हैं। अब मैंने आपको वो पेन दिखा दिया कि भैया देखो ये पेन है, इस कलर का पेन है, तो अब आपने उस पेन के बारे में पूरी जानकारी पता कर ली, तो अब आप मुझसे बोलोगे सर यू हैव द पेन। अब वो आ पेन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, द पेन, क्योंकि अब वो एक निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया आपको और मेरे को उस चीज़ के बारे में पता चल चुका है, उस वस्तु के बारे में, उस ब्रांड के बारे में, उस किसी भी चीज़ के बारे में पता चल चुका है लिसनर और स्पीकर को, तो अब वो द पेन बन गया। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने मुझसे बोला सर यू हैव अ मोबाइल, तो आ मोबाइल आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको उस मोबाइल के बारे में नहीं पता कि आपको पता है मेरी जेब में कौन सा, मेरी पॉकेट में कौन सा मोबाइल है, नहीं पता कौन सी ब्रांड का है, कौन से कलर का है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, किस कलर का है, नहीं पता ना। तो उस कंडीशन में आप मुझसे बोलोगे सर यू हैव आ मोबाइल, इस आ मोबाइल का मतलब एक मोबाइल नहीं होता है, कोई सा एक मोबाइल आपकी पॉकेट में है। अब मैंने मोबाइल आपको दिखा दिया कि भैया ये वाला मोबाइल है, OnePlus का मोबाइल है या आईफोन है, आपने देख लिया। अब यानी कि मुझे तो पता ही था उस मोबाइल के बारे में, पूरी जानकारी थी, अब आपको भी पता चल गया अच्छा ये कलर का है, इस ब्रांड का है, ऐसा ऐसा मोबाइल है। तो अब दूसरी बार जब आप मुझसे बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, सर यू हैव द मोबाइल। अब वो आ मोबाइल नहीं रहा, अब वो बन गया द मोबाइल, यानी कि डेफिनेट हो गया। पहले अनिश्चित था, पहले नहीं पता था आपको, सिर्फ लिसनर यानी कि सुनने वाले को पता था, स्पीकर को तो नहीं पता था, तो वो इनडेफिनेट था, अनिश्चित था। अब वो डेफिनेट हो गया, जब आपको पता चल गया तो सभी चीजें निश्चित हो गई, आपको, मेरे को, सुनने वाले को, बोलने वाले को, उन दोनों को उस चीज के बारे में पता चल चुका, तो अब वो आ मोबाइल की जगह बन गया द मोबाइल। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई आपसे आ पेन और द पेन में डिफरेंस पूछे तो आप बता दोगे। द चीजों को डेफिनेट कर देता है, निश्चित कर देता है, आ यानी कि ये अनिश्चित होता है, कोई सा एक, जिसका मतलब होता है कोई सा एक। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आ और एन का कॉन्सेप्ट जानेंगे हम कि आ और एन कब लगाया जाता है। तो हमें बचपन में पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि आ कब लगता है, कॉन्जोनेंट व्यंजन से पहले। कॉन्जोनेंट व्यंजन लेटर जो होते हैं, वर्ड यानी कि शब्द की जो वर्ड की स्टार्टिंग होती है, जैसे मैंने बोला एप्पल, ओके, तो एप्पल की स्टार्टिंग किससे हुई है, ए मतलब स्वर से हुई है। वहीं मैंने बोला हाउस,
तो हाउस की स्टार्टिंग किससे हुई है? एच से हुई है, यानी कि कॉन्जोनेंट से हुई है। तो हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि अगर कॉन्जोनेंट साउंड आ जाए तो आ लगा देना, और अगर व्यंजन यानी कि वॉवेल जो आ जाए लेटर हमारा तो वहां पर एन लगा देना। यही तो हमें बताया गया है। गलत कॉन्सेप्ट, इसको भूल जाओ वरना माइनस करवाओगे कंपटीशन एग्जाम में अपने नंबर। सही कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर जैसे कि और उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो हमने पढ़ा है, रटा है, और जो अभी तक पढ़ते घिसे पिटे टॉपिक पढ़ते चले हुए आ रहे हैं, क्या क्या है वो। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा आ एन यूनियन, तो आप देखोगे यू को, सर हमें तो बचपन में टीचर ने ये पढ़ाया था वॉवेल लेटर आ जाता है वर्ड की स्टार्टिंग में, एन लगा दो। गलत हो जाएगा, याद रखना। ऐसे ही मैंने यहां पर दूसरा लिखा है एन एफ आई आर होगा या आई एफ आई आर होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर तो एफ आ रहा है, कॉन्जोनेंट आ रहा है, आ होगा, हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है। गलत हो जाएगा। आ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आपने देखा सर एच आ रहा है, और हमें तो बचपन में ये बताया गया था अगर कॉन्जोनेंट लेटर आ जाए वर्ड में स्टार्टिंग में आ लगाया ना। गलत हो जाएगा आपका, याद रखना। तो इस तरीके से हम अभी तक रॉन्ग मेथड को फॉलो और पढ़ते चले हुए आ रहे हैं, और उसी बेस पर क्वेश्चन में जो आंसर, जो एग्जाम में आंसर्स होते हैं वो गलत करते हुए चले आ रहे हैं। यानी कि जो रॉन्ग मेथड है ये हमने सुधारे ही नहीं है अभी तक। ठीक है, सही मेथड क्या है अभी बताते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का रोल रोल प्ले करता है। हिंदी वर्णमाला मतलब बचपन में हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है। स्वर क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला में? आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, ये सभी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके ज्ञा तक, ये सभी व्यंजन होते हैं। का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, जा, या, मतलब का से लेके ज्ञा तक सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर हिंदी वर्णमाला आपको इस मुसीबत से निकालने वाली है। हिंदी वर्णमाला अपनी कैसे निकालेगी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों बस ये याद रखिएगा कि एन कब लगाया जाएगा? जब आ से लेके अंग तक का साउंड, अंग तक का साउंड, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, जब आ से लेके अंग तक का साउंड अगर निकल कर आ रहा है वर्ड में, किसी शब्द में, तो एन लगाना। कैसे मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। और आ कब लगाना है? जिसे इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अगर का से लेके ज्ञा तक का साउंड आ रहा है तो आ माराना। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज आ एन एम एल ए होगा या आ एम एल ए होगा? एन एम एल ए, आ एम एल ए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, उन्होंने एम देखा, उन्होंने कहा सर ये तो कॉन्जोनेंट है। नहीं, कॉन्जोनेंट नहीं है, इसको हिंदी में लिखो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हिंदी में लिख कर देखो, इस तरीके से लिखेंगे। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो एम में सबसे पहले जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? आप लिख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख कर देख लेना हिंदी में। तो जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, यानी कि इसमें एम अगर हम लिखते हैं तो पहला जो अक्षर है वो ए का आ रहा है। और ए कहां पर आता है? ए तो हमारा यहां पर आता है, यानी कि स्वर में आता है। तो जैसे ही ये स्वर में आया हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। सी इज आ LLB ग्रेजुएट या एन LLB ग्रेजुएट। तो LLB को हमने क्या लिखकर देखा? तो पहला ये जो अक्षर है ए का आ रहा है, और जब ए का आ रहा है तो ये स्वर में आता है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन होगा, ना कि आ होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे एल देखते हैं और वो ये सोचते हैं ये तो कॉन्जोनेंट है, ये तो व्यंजन है, और हमने बचपन से रटा पढ़ा है कि जहाँ पर कॉन्जोनेंट से शुरुआत हो वर्ड की वहाँ पर हम आ लगा दें। नहीं, इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। एग्जाम में इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर LLB को लिख कर देख लो, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है लिख कर देख लो। तो यहाँ पर ए जो है आ रहा है साउंड हमारा, जो एक वॉवेल है, स्वर है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। क्लियर? कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, स्पष्ट हो रही होंगी। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट या आ ऑनेस्ट पर्सन होगा? तो ऑनेस्ट को लिखकर देख लेते हैं। तो इस ऑनेस्ट को अगर हम लिखेंगे तो पहला जो साउंड है, पहला जो अक्षर है आ का आ रहा है। आ हमारा क्या है? स्वर है, वॉवेल है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो एन मारा ना। आप ये मत देखना कि सर एच आ रहा है यहाँ पर, ये तो कॉन्जोनेंट लेटर है,
नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देखना, हमें साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन करनी है कि पहला जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है। तो ऑनेस्ट को जब हम लिखेंगे या प्रोनाउंस करेंगे तो आ रहा है, आ हमारा हिंदी वर्णमाला के बॉबिल के अकॉर्डिंग स्वर है, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग स्वर या बॉबिल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एन लगाएंगे। एक और देखते हैं उदाहरण, दिस इज अ यूजफुल बुक या एन यूजफुल बुक। अब जो रटे रटाई कॉन्सेप्ट है उन्होंने उनको अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो यू आ रहा है, और बचपन में क्या रटा पड़ा है कि ए ई आई ओ यू आ जाता है, शब्द की वर्ड की शुरुआत में लेटर यू आ जाता है, तो हम एन लगाएंगे। बहुत से बच्चे ए कर रहे होंगे, गलत है, यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग ए ई आई ओ यू। तो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बॉबिल लेटर है, ए ई आई ओ यू जहाँ आता है वहाँ पर एन लगाया जाता है। नहीं, आप इसको लिख कर देख लो, आप इसका प्रोनाउंस करके देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यूजफुल ऐसे लिखा जाता है, तो या यज्ञ हमारा क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे, लास्ट उदाहरण देखते हैं। ही इज अ वन आइड पर्सन या एन वन आइड पर्सन होगा, तो यहाँ पर लिखकर देख लिया वन को, वाह वन हमारा का से लेके ज्ञा के बीच में, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहाँ पर आता है, जो व्यंजन साउंड होते हैं, तो यहाँ पर आ हो जाएगा, एन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बॉबिल और बॉबिल साउंड, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात करते हैं। तो बॉबिल तो आपको सबको पता है, बॉबिल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट हमारे लेटर्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। बॉबिल लेटर्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, बॉबिल लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे बाकी जो अदर्स लेटर्स होते हैं वो हमारी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं इंग्लिश वर्ड वाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और बॉबिल साउंड की बात करें तो याद रखना 20 होते हैं, और यहाँ पर पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं कि बॉबिल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो यहाँ पर 24 होते हैं, टोटल की बात करें तो 44 होते हैं, और लेटर्स तो आप सभी को पता है कि 26 होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको आप जरूर याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बॉबिल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और टोटल साउंड कितने होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे दा की, आ और एन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो दा को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं आप सभी चीज़ें जान चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ। निश्चित, अनिश्चित, इंडेफिनेट, डेफिनेट क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ, जब स्पीकर और लिसनर को उस वस्तु के बारे में दोनों को अगर पता हो, यानी कि लिसनर स्पीकर को उस वस्तु के बारे में जो भी वो बोल रहा है, या नाउन है, वर्ड है, सेंटेंस है, उसके बारे में पता है, तो याद रखना हमारा दा आएगा। निश्चित कर देता है, दा क्या करता है, चीज़ों के साथ जुड़कर निश्चित कर देता है, डेफिनेट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा है, डोंट टच द वायर। अब कोई अगर आपसे बोलता है डोंट टच द वायर, तो इसका मतलब ये है कि उस वायर को लिसनर यानी कि बोलने वाला भी देख रहा है, और सुनने वाला भी उस वायर के पास खड़ा है, यानी कि लिसनर और स्पीकर, बोलने वाले और सुनने वाले को उस वायर यानी कि तार के बारे में पता है। ऐसा तो नहीं आप फोन पर किसी से कहोगे कि डोंट टच द वायर, मोबाइल पर बात कर रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि डोंट टच द वायर, क्या उसको पता है कि कौन सा वायर तुम्हारे पास में, कौन सी चीज़ तुम्हारे पास में, नहीं पता ना। तो इसलिए अगर उस तार के बारे में लिसनर और स्पीकर को पता है, जैसे कि आपके पापा ने आपसे बोला डोंट टच द वायर, तो आपके पापा जी को और आपको दोनों को उस वायर के बारे में यानी कि तार के बारे में जानकारी है। वो तार आपके कहीं आसपास पड़ा है और दोनों को उस तार के बारे में जानकारी है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर दा लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। क्लियर, क्योंकि दा लगकर जो नाउन हुआ, जो वायर हुआ, जो तार हुआ, वो डेफिनेट हो गया, एक निश्चित हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, माई फादर गेव मी अ पेन। सपोज दैट आपका बर्थडे था, आपके फादर ने आपके बर्थडे पर एक पेन दिया, तो आपको अभी उस पेन के बारे में जानकारी नहीं है, आपको उस पेन के बारे में जानकारी नहीं है अभी, तो इसलिए आपने क्या लगाया, उस पेन के पहले आ लगा दिया कि मेरे पापा जी ने मुझे क्या है, कोई सा एक पेन दिया। अब आपने उसको खोल लिया, अच्छा रेड पेन था, बहुत बढ़िया था, पायलट का पेन था, रोटोमैक का पेन था, तो आपने उसका कलर भी देख लिया, कलर कैसा था, रेड था। तो अब वो आप पेन नहीं रहा, अब आपने देख लिया वो पेन, आपको उस पेन के बारे में जानकारी मिल गई, तो अब वो आप पेन नहीं रहा, वो क्या बन गया, द पेन। द पेन वॉज रेड, यानी कि अब वो निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया। पहले इनडेफिनेट था, आपको नहीं पता था वो पेन कौन सा है, कौन से कलर का है, कौन से ब्रांड का है। आई बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ जो जानना बेहद जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो रूल नंबर 1 है कि द हमारा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा यूज किया जाता है, ये सभी को पता होगा, तब भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को, हर एक रूल को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आ जाता है तो बखूबी अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सके वहाँ पर कि उत्तर, करेक्ट उत्तर क्या है इसका। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि टॉपिक आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तब भी मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हमेशा द लगता है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो रूल है कि जनरल और सामान्य चीजों को फिक्स करने के लिए हम दा का यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड ये टॉपिक है और यहाँ पर दा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्या होता है, सपोज दैट मैंने बोला वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, मगर इस वाटर से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है। रीजन क्या है, अब आप सर पकड़ कर बैठ गए होंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वाटर इज लाइफ और दूसरे वाले में लिखा है द वाटर ऑफ गंगा इज होली, यानी कि जो गंगा का पानी है वो कैसा है, पवित्र है, होली है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में वाटर से पहले दा क्यों नहीं लगाए, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर वाले सेंटेंस में पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के पानी के बारे में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट वाटर के बारे में बात नहीं हो रही है। भाई अमेरिका में पानी जीवन है तो हिंदुस्तान में भी पानी जीवन है, पाकिस्तान में भी पानी अमूल्य यानी कि जीवन है। बिना पानी के क्या वो सर्वाइव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कभी भी वाटर से पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया के वाटर के बारे में बात हो, एक स्पेसिफिक, एक निश्चित वाटर के पानी के बारे में बात ना हो, तब हम वाटर से पहले कभी भी दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये है द वाटर, किसका वाटर भैया, गंगा का वाटर, जो सिर्फ गंगा का पानी है उसी के बारे में बात हो रही है। चीजें फिक्स कर दी हैं, डेफिनेट कर दी हैं, निश्चित कर दी हैं कि हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ गंगा के वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो गंगा का जो वाटर है सिर्फ उसको होली मान रहे हैं, उसको पवित्र मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब किसी चीज को डेफिनेट कर दिया जाता है, एक निश्चित कर दिया जाता है, तो याद रखना यहां पर जो वाटर है ये डेफिनेट है, किसका वाटर, सिर्फ गंगा, पूरी दुनिया का वाटर के बारे में बात नहीं हो रही। जो सिर्फ गंगा का पानी है ना वही होली है, वो पवित्र है। तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाटर से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, जो सोना है ना वो बहुमूल्य धातु है। तो यहां पर जो गोल्ड है, यहां पर पूरी दुनिया में जितना सोना उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि अमेरिका वाले गोल्ड को अगर महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य मानते हैं तो ऐसा तो नहीं इंडिया वाले उतार कर फेंक देते हैं, है ना। यहां पर बहुमूल्य धातु नहीं है सोना। भाई इंडिया के देश में भी बहुमूल्य है, अमेरिका में, जापान में, हर देश में बहुमूल्य है, यानी कि एक तरीके से प्रेशियस धातु है, प्रेशियस मेटल है। तो यहां पर पूरी दुनिया के गोल्ड के बारे में बात हो रही है, ना कि एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट गोल्ड के बारे में बात हो रही है। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा है द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, प्योर मतलब शुद्ध। और अब यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ आपकी जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसके सोने के बारे में बात हो रही है, उस गोल्ड के बारे में बात हो रही है। अब दुनिया के गोल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। जो आपकी उंगली में अंगूठी है, जो रिंग है, सिर्फ उस गोल्ड के बारे में बात हो रही है। अब हमने क्या किया, यानी कि चीज को डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया, यानी कि अब रिंग पूरी दुनिया के गोल्ड की नहीं, सिर्फ रिंग का जो गोल्ड है, रिंग यानी कि जो अंगूठी का सोना है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इस कंडीशन में इस गोल्ड से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जब चीजों को फिक्स कर दिया जाता है, सामान्य या जनरल चीजों को फिक्स, डेफिनेट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि याद रखना, एडजेक्टिव जो होते हैं उनसे पहले अगर आर्टिकल द का यूज होता है तो वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। नया कॉन्सेप्ट उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है विनय इज अ रिच बॉय, तो बॉय यहां पर क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो अगर मैं यहां पर रिच की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो आपका जवाब होगा सर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय हमेशा नाउन है, बॉय हमारा नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो रिच यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है।
आ हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा हमेशा किसके लिए बने हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए बने हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आर्टिकल के बाद केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। इस रिच को, यहाँ पर क्या बन रहा था, एडजेक्टिव बन रहा था। अब हमने इस रिच को यहाँ पर रख दिया, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब हमारी शुड है, इसके पहले ये जो रिच है क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और जब सब्जेक्ट बन गया तो याद रखो ये एडजेक्टिव है। रिच हमारे क्या है, अभी एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द लग जाता है तो वो एक कम्युनिटी के, पूरी कम्युनिटी, समुदाय के बारे में बात करता है। तो अब यहाँ पर ये अमीर नहीं रहा, ये हो गया अमीर लोग, यानी कि द प्लस रिच, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस रिच, ये बन गया अमीर लोग। एक पूरी अमीर लोगों की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और याद रखना, इस सब्जेक्ट यानी कि इस नाउन के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो यहां पर द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्लियर। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। द पुअर हुआ, जिसका मतलब होता है गरीब लोग। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। द सिक का मतलब बीमार लोग। द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग। द लैम का मतलब होता है लंगड़े लोग। द डीफ एंड डम, गूंगे बहरे लोग। ओके। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पर द एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, और आर्टिकल द लग गया इसके पहले तो हो गया शिक्षित लोग। द अनएजुकेटेड, अशिक्षित लोग। तो इतने ये नाउन्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये सभी जो नाउन है ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 4 है वो क्या है, आर्टिकल द प्लस प्रॉपर नाउन, याद रखना एडजेक्टिव बन जाता है। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आ रहा है तो याद रखना वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है, कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। सचिन जो है भारत का एक बेस्ट प्लेयर है। दूसरा वाला सेंटेंस क्या कहता है कि राम इज द सचिन ऑफ आवर टीम, जो राम है वो हमारी टीम का कौन है, सचिन है। लेकिन सचिन तो नहीं आ गया, राम के अंदर इस सचिन की क्वालिटी आई है। जो सचिन है वो बढ़िया खेलता, अच्छा प्लेयर है, तो सचिन की राम के अंदर क्या आई है, क्वालिटी आई है। जब क्वालिटी आई है तो इस सचिन की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। आई बात समझ में। यानी कि राम ये जो है सचिन, ओरिजिनल वाला सचिन नहीं आ गया है, सचिन की क्वालिटी आई है राम के अंदर कि राम जो है हमारी जो टीम का क्या है, सचिन है। सचिन का मतलब वो सचिन की तरह खेलता है, उसके अंदर सचिन के गुण है, वो सचिन जैसी बैटिंग करता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में सचिन की क्वालिटी आई है राम के अंदर, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, रियल सचिन के बारे में बात हो रही है कि जो सचिन तेंदुलकर है ना वो भारत का जो है बेस्ट प्लेयर है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट, तो कालिदास जो है ना वो कैसे पोइट है, महान पोइट है। दूसरे वाले सेंटेंस में सुरेश इज द कालिदास ऑफ आवर क्लास, यानी कि हमारी क्लास का जो सुरेश है ना वो कालिदास है। तो क्या कालिदास ओरिजिनल वाले यहाँ पर आ गए, नहीं, कालिदास की क्वालिटी आ गई सुरेश के अंदर। जब क्वालिटी आ गई तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। बहुत से बच्चे को लग रहा होगा ये तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो बहुत से बच्चे प्रॉपर नाउन लगाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ यहाँ पर ये जो कालिदास है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बहुत से बच्चों को लगेगा ये तो नाउन है, और हमने तो बचपन में पढ़ा है, रटा है कि कोई भी नाउन हो प्रॉपर नाउन होता है। ऐसा नहीं होता है। प्लेस वैल्यू मैटर करती है कि हमारे सेंटेंस में जो वर्ड है, जो शब्द है, किस प्लेस पर आया है। ठीक है। और उसके पहले आर्टिकल आया है, नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर राम इज द सचिन ऑफ आवर टीम, सचिन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो प्रॉपर नाउन लगाकर मत आना, एडजेक्टिव लगाकर आना। ये देख लेना आर्टिकल द आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे दूसरे वाले सेंटेंस में कालिदास के पहले द आ रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5, ये तो सभी को पता है, हर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। रिलीजियस बुक्स यानी कि धार्मिक किताबों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक समुदाय हुए। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं हुई। रिवर्स नेम यानी कि नदियों के नाम हुए। सीज नेम, समुद्रों के नाम। कैनल नेम, नहरों के नाम। ठीक है। न्यूज़पेपर
और अखबारों के नाम, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, तो आर्टिकल आप देख सकते हैं द का यूज हो रहा है। द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, आप देख सकते हैं आर्टिकल द का यूज हो रहा है, समुद्रों के नाम है ये। किसी भी पार्टी जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, तो पार्टी के नेम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। द राजधानी एक्सप्रेस, जो ट्रेन के नाम होते हैं ना, उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। द हिंदू, समाचार पत्रों के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा। द ताजमहल, ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चार मीनार, यानी कि द चार मीनार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आर्टिकल से रिलेटेड आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, यानी कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल अलग हटकर होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, याद रखना इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। रूल नंबर 7 क्या है कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, दिशाएं जो होती हैं, तो दिशाओं के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताना चाहूँगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप देख सकते हैं ईस्ट यहाँ पर क्या दिशाओं के नाम, इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। सन यहाँ पर हमारी यूनिक चीज़ है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये जो दिशाएं होती हैं से आगे कोई प्लेस आया हो, यानी कि अगर इन दिशाओं के बाद कोई प्लेस का नाम आया हो, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ही इज गोइंग टू साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका नाउन आ रहा है, ये हमारी साउथ क्या है, दिशा है, तो इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। और एग्जामिनर यहाँ पर आर्टिकल लगा कर देगा, घुसेड़ कर देगा कि भैया निकालो इसमें एरर क्या है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पर वेस्टर्न क्या एक दिशा है और उसके बाद नाउन आ रहा है, यानी कि इंडिया आ रहा है, तो कभी भी यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बस इतनी सी मैं आपको बात यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि ये जो सभी रूल्स हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो रही हो, आपका यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम की बात हो रही हो, राजस्थान टेट की बात हो रही हो, वहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ से जो रूल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई बार आने वाले टाइम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से एरर बनेगी, यहीं से आपको फिलर मिलेगा देखने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के नए नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट के सरल और आसान भाषा में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।